नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी ने बड़ा एक्शन लिया, जिससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप वाली हालत है। ईडी ने दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में मौजूद यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया है। बताया गया है कि यंग इंडियन अधिकारियों के ना मिलने पर ईडी ने इस ऑफिस को सील कर दिया। इसके बाद वहां पर नोटिस चिपका दिया गया है। इस नोटिस पर लिखा हुआ है कि ईडी की परमिशन के बिना सील किए गए हिस्से में कोई भी नहीं जा सकता और इसे खोला भी नहीं जा सकता। थोड़ी ही देर बाद ईडी सोर्सेज से एक और बड़ी खबर आई और ये थी कि यंग इंडियन का दफ्तर गोदाम की तरह था। यंग इंडियन के ऑफिस में कोई टेबल कुर्सी नहीं थी, कोई रेगुलर कर्मचारी भी नहीं था। दफ्तर में दस्तावेजों के ढेर जिस तरह गोदाम में फेंके हुए होते हैं वैसे नजर आए। और जब कांटेक्ट किया गया ईडी द्वारा कि हम यहाँ सर्वे करना चाहते हैं अंदर कागजों का, तो कोई एम्प्लॉय भी नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था। तो इस ऑफिस को सील कर दिया गया है और उस पर एक नोटिस लगा दिया गया है। ईडी के इस एक्शन के बाद कांग्रेस में हड़कंप है। कांग्रेस ने आज इस एक्शन को आतंकवादी जैसे व्यवहार से जोड़ा, बदले की कार्रवाई भी बताया। सवाल पब्लिक का आज यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में अब आगे क्या होगा। आज एक तरफ ईडी का बड़ा एक्शन हुआ, दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर में बड़ी मीटिंग हुई। टाइम्स नाउ नवभारत के पास उस मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आई। इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम जैसे बड़े बड़े नेता शामिल रहे। अंदर मीटिंग चल रही थी, बाहर कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दरअसल 5 अगस्त की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को दबाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। सुनिए कांग्रेस का ये आरोप। आज सारा देश देख रहा है किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स, सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। ये गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। कांग्रेस ने 5 अगस्त को महंगाई और दूसरे मुद्दों पर प्रोटेस्ट के लिए पुलिस की परमिशन मांगी थी। इसमें प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रोटेस्ट किया जाना था। कांग्रेस का कहना है कि वो परमिशन भी नहीं मिली। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आतंकवादी जैसे व्यवहार शब्द का इस्तेमाल किए। सुनिए क्या आरोप है कांग्रेस का। You are treating this institution, this party, these leaders as terrorists? Is it the worst form of petty politics to divert and then on the contrary you blame us? As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. सवाल यह है कि ईडी ने यंग इंडियन के दफ्तर को सील क्यों किया। दरअसल ये सब कुछ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत किया गया है और मामला नेशनल हेराल्ड केस का है।
कल इस सिलसिले में ईडी की टीम ने नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे थे और आज ये एक्शन इसलिए हुआ है कि पेपर्स के साथ कोई हेराफेरी ना की जा सके, ऐसा ईडी का कहना है। अब आपको बताना चाहती हूं कि नेशनल हेराल्ड का केस है क्या। दरअसल नेशनल हेराल्ड की स्थापना 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका मकसद आजादी की जंग में भारत और कांग्रेस का पक्ष रखना था। नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। आजादी के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया और एजेएल अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। आजादी के बाद एजेएल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना। 2008 तक एजेएल के सभी प्रकाशन बंद हो गए। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना हुई। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% हिस्सेदारी है, यानी कि टोटल 76। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ का लोन दिया। यंग इंडिया यानी यंग इंडियन लिमिटेड में ट्रांसफर किया गया। तो कांग्रेस पार्टी देती है एजेएल को 90 करोड़ का लोन। वो लोन जो है वो यंग इंडिया के पास चला जाता है जब यंग इंडिया एजेएल को खरीद लेती है। अब यंग इंडिया पर एजेएल की संपत्ति हड़पने का आरोप लग चुका है। इसी को लेकर पिछले दिनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने कई राउंड पूछताछ की। सोनिया गांधी से ईडी ने 21 जुलाई को 2 घंटे, 26 जुलाई को 6 घंटे और 27 जुलाई को 3 घंटे तक पूछताछ की। तीनों दिनों में सोनिया गांधी से लगभग 11 घंटे की पूछताछ की गई। इससे पहले राहुल गांधी से 13, 14, 15, 20 और 21 जून को पूछताछ हुई थी। इन 5 दिनों में ईडी ने राहुल गांधी से 50 घंटे तक पूछताछ की। तो आज सवाल पब्लिक का ये उठता है और सवाल नंबर 1 यही है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में अब फाइनल एक्शन होने वाला है। सवाल नंबर 2, हेराल्ड केस में यंग इंडियन का दफ्तर सील करने की वजह है क्या। और सवाल नंबर 3, क्या सरकार ने विपक्ष से आतंकवादी पार्टी जैसा व्यवहार करा है। यही है आज पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब लेने के लिए हम बातचीत करेंगे। पंकज शर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुब्राष्ट्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ, अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है जीवीएल नरसिम्हा राव को, और जीवीएल नरसिम्हा राव राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। मैं पूछना चाहती हूं आपसे जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि आप डराना धमकाना चाहते हैं? तो ना सिर्फ आप पूछताछ कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, यंग इंडिया का दफ्तर तक आज सील कर दिया गया, लेकिन इसके बाद इतनी सुरक्षा बल जो कांग्रेस हेड ऑफिस के सामने, सोनिया गांधी के घर के सामने, राहुल गांधी के घर के सामने लगाई गई है, क्या ये एक साइकोलॉजिकल अटैक किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर? नाविका जी, आपको और पैनल में सभी को, दर्शकों को नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मूल मंत्र रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सख्ती से कठिन कदम उठाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, ये केवल एक नारा नहीं था। पिछले 8 साल के कार्यकाल में मोदी जी के सरकार में एक भी ऐसा आरोप किसी के ऊपर, किसी मंत्री या किसी मंत्रालय और किसी निर्णय पर नहीं लगा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम है भ्रष्टाचार। 10 साल के पूरी तरह कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत तरीके से जिस प्रकार एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नेशनल हेराल्ड के एसेट्स को, हजारों करोड़ की संपत्ति को, जिस प्रकार कुछ सदस्यों ने, कांग्रेस के कुछ सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत हड़प लिया है,
और उसके जरिए एक विंडफॉल गेन बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, तो उसके ऊपर एजेंसियां काम कर रही है। तो इसलिए इसको कांग्रेस पार्टी राजनीति से क्यों जोड़ रही है? क्या कोई व्यक्ति होता, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता, कोई कारोबारी होता, क्या उन पर इस प्रकार के आरोप जब लगते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होता? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आपके 60 सेकंड समाप्त हुए हैं और मैं कतई ये सवाल नहीं उठा रही कि एक्शन क्यों हो रहा है। यंग इंडियन का दफ्तर अगर सील करा गया है तो इसका कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी, जो पुलिस, जो सीआरपीएफ लगाई गई है कांग्रेस ऑफिस के सामने, इसका कारण आप क्यों नहीं बता रहे? नहीं नाविका जी, इसका एजेंसियां ही खुद बताएगी। ये कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं है, ये सरकार के दबाव में लिया गया निर्णय नहीं है। हो सकता है जब यंग इंडिया की उस पर ताला लग रहा है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो अभी हाल में देखा गया जिस प्रकार सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी कर रहे थे, ऐसा कुछ ना हो और इसलिए शायद इस प्रकार का प्रबंधन किया होगा, मैं यही समझता हूं। जब एजेंसियां चलिए कांग्रेस के जितने लोग हैं वो इस वक्त कांग्रेस के 24 अकबर रोड के ऑफिस में इस वक्त धरना दे रहे हैं। रंजिता मेरी साथी और सहयोगी वहां से जुड़ रही हैं हमारे साथ। रंजिता जी, ये प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस के ऑफिस में, क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी? नाविका जी, जिस तरह से ये पूरा मामला उठा है, जंगल में आग की तरह ये खबर जो है वो फैली कि नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो है उसमें किस तरह से यंग इंडियन कंपनी जो है उसके दफ्तर को सील कर लिया गया और उसके बाद संसद में हमने देखा किस तरह से अफरा तफरी का माहौल था। कांग्रेस के सांसदों को मैसेज आया और वो वहां से निकले, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कांग्रेस ऑफिस में दिखा। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो गार्डन है वहां मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, यूथ कांग्रेस के भी नेता है, उनसे हम बात करते हैं। क्या आप लोगों के पास भी किसी तरह का कोई मैसेज आया था? यहाँ जो आप लोग आए तो यहाँ नारेबाजी भी की गई आप लोगों के द्वारा? देखिए, हमें बुलाया गया था कि आप लोग सीधा एआईसीसी पहुंचे, लेकिन जब हम आए तो एआईसीसी के दोनों तरफ बैरिकेड्स थे, हमें किसी भी साथी को अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई। अभी आधे घंटे पहले इन्होंने रोड को खोला है, उसके बाद हम एआईसीसी ऑफिस आ पाए। लेकिन ये जो कहा गया, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि भाई हमें आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है और उसको रोकने के लिए आप लोगों के पास क्या मैसेज था? देखिए, हमारे पास मैसेज ये था कि आप लोग सीधा एआईसीसी पहुंचे और मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, ये सरकार मतलब सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है, सत्ता को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग को ना नोटिस दिया, ना कुछ दिया और वहां पे आपने उसको सील कर दिया, ये किस चीज का कैसा लोकतंत्र है? किसी चीज के ऊपर आपने साबित नहीं करा कि हाँ जी ये नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग यंग इंडिया के जो लिमिटेड कंपनी है वो हम आरोपी साबित हो चुकी है। तो ये कहां से, किसने ऑर्डर दिया? देखिए, ये मोदी और अमित शाह, ये दो मामले हैं। एक मामला जो आप कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड की जो हेराल्ड बिल्डिंग है उसके यंग इंडियन कंपनी जो ऑफिस है उसको सील किया गया, लेकिन मैसेज क्या था? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे थे कि हमें आंदोलन नहीं किया जा रहा है। क्या मैसेज कुछ और था, नेता कुछ और कह रहे हैं, क्या कहानी क्या है? देखिए, आंदोलन वाकई आप देखिए, लगातार राहुल गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अपने आवाज को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर ये सरकार सत्ता के नशे में चूर है और हम लोगों को मतलब आप जाके यहां से बाहर देखिए, छावनी बना रखा है। अपने घर में, अपने ऑफिस में हम लोग नहीं आ सकते हैं। कोई पीछे उधर खड़े हुए हैं, कोई उस कोने पे खड़े हुए हैं। मतलब ये कैसा है लोकतंत्र, क्या है भाई साहब? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये कैसी सरकार है? आज से पहले भी सरकारें रही है, मगर आज तक कभी किसी को बदले के भावना से कुछ नहीं करा गया, मगर आज ये सरकार बदले के भावना से राहुल जी को, सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस के वर्कर को, कांग्रेस के लोगों को परेशान करा जा रहा है। मोदी साहब, नाविका जी देखिए, यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें एक अलग नाराजगी है। उनका कहना है कि उनके पास भी मैसेज आया, जिस तरह से बड़े नेताओं को आया और कहा गया कि बड़ी संख्या में पहुंचे, क्योंकि यहाँ पुलिस जो है वो तैनात थी। जिस रास्ते पर कांग्रेस मुख्यालय है उसी रास्ते पर सोनिया गांधी का आवास भी आता है, राहुल गांधी के घर पर भी पुलिस तैनात है और अभी भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। हालांकि ट्रैफिक को थोड़ा नॉर्मल
किया गया है, लोगों की आवाजाही जरूर है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में डटे हुए हैं। मेरे सहयोगी अमित कुमार ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली के और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रसारण पर। अमित जी, आप राहुल गांधी जी के घर पर खड़े हैं इस वक्त, वहां भी क्या उसी तरह की सिक्योरिटी नजर आ रही है? नहीं जी, नविका जी, मैं अभी सोनिया गांधी जो कि आधिकारिक आवास है वहां पर खड़ा हूं और सिक्योरिटी जो थी तमाम, थोड़ी देर पहले यहां का नज़ारा कुछ और था। यहां पे नज़ारा ये था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पूरी इस तरफ पहुंच गए थे। वहां सामने में जो वाटर कैनन की गाड़ी मौजूद थी वो सामने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि इस तरह की जानकारी यहां पर आई थी। क्योंकि जब मैं संसद भवन में था तो वहां से अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे, चिदंबरम, तमाम लोग हड़बड़ा कर निकले। उनके पास ये जानकारी आई थी कि हो सकता है जिस तरह से जो बिल्डिंग सील की जा रही है नेशनल हेराल्ड वाले दफ्तर में यंग इंडिया की, उसके बाद कांग्रेस के दफ्तर, सोनिया गांधी के दफ्तर और राहुल गांधी के दफ्तर में छापेमारी हो सकती है। तो ऐसे में वहां से तमाम अफरा तफरी के साथ तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो भागे। यहां पर पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से जो मेरी बात हुई है वहां पर उन्होंने ये कहा कि उनको आशंका थी कि नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर हंगामा कर सकते हैं, इसलिए पुलिस के फोर्स को एक्स्ट्रा डिप्लॉय किया गया था। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा शांत हुआ, इसके बाद ये रास्ता भी खोल दिया गया। हालांकि बहुत जाम है क्योंकि कार्यकर्ता अभी भी आ रहे हैं संख्या में, लेकिन वो जो पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय थी अब यहां से हट गई है। जो जानकारी है कि राहुल गांधी के दफ्तर जो घर है वहां से भी पुलिस फोर्सेस अब हट गई है। उनका अपना जो सिक्योरिटी फोर्स वहां पर तैनात है वो है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था वो हट गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, क्योंकि ये बहुत अहम जानकारी है। और मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई गलत नंबर डायल हो गया, यानी कि आपने जल्दबाजी में, घबराहट में सोच लिया कि छापेमारी हो रही है और इसलिए आप घबरा गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तमाम इल्जामात लगा दिए बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर। लेकिन ये तो सिर्फ एक तरीका था सिक्योरिटी करने का, नहीं तो आप कहते कि यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं और सिक्योरिटी नहीं दी गई है कांग्रेस ऑफिस को। तो कुछ जल्दबाजी में, घबराहट में कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? र्यूमर्स को आप सच समझने लग गए? देखिए नाविका जी, आपकी आवाज मुझे थोड़ी कट कट कर आ रही है। अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो मैं कंटिन्यू अपना जारी रखूं? बिल्कुल, आपकी आवाज सही आ रही है और पूरे 60 सेकंड आपके पास हैं। ठीक है नाविका जी। देखिए, इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र कायम है और लोकतंत्र में लोकतंत्र को ही कुचला जा रहा है। क्या अपोजिशन की पार्टी, क्या कभी बीजेपी अपोजिशन में नहीं थी? 70 साल से तो ये अपोजिशन में ही थे। क्या अपोजिशन की पार्टी और देश के नेताओं को लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, अपने ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं है? लेकिन ये नया संस्कार जर्मन की तरह, जर्मन की जैसे एसएस फोर्स करती थी और एसएस फोर्स के जो हेड थे वो हेनरी हिमलर साहब, वो यही काम कराते थे। और ऐसे ही सद्दाम के इराक में होता था, ऐसे ही फ्रांस में हुआ करता था। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि ये भारत है, भारत की तुलना आप भारत के लोकतंत्र से करिए। और राहुल गांधी हमारे नेता हैं। अगर 5 तारीख को सोनिया जी, राहुल जी मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरने की बात करें तो आज से अभी से घेराबंदी कर लेंगे। हमारे को कोई ऐतराज नहीं है, आप हेराल्ड सील करिए या कोई भी और चीज सील करिए। लेकिन आप ये जो व्यवहार कर रहे हैं लोकतंत्र में अपोजिशन के साथ, ये अमानवीय है। इसे पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं। और महात्मा गांधी जी ने और देश को आजादी दिलाने के लिए भी असहयोग आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन अंग्रेजों में इतनी धरबर तो थी कि कम से कम वो हर चीज का ध्यान रखते थे। हमारे यहाँ तो इसका भी ध्यान नहीं रखा जा सकता, अपने ऑफिस नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं अंग्रेज बेहतर थे और मोदी सरकार गलत कर रही है? अंग्रेजों से ज्यादा मोदी सरकार ने आप पर सितम ढाए हैं, आप पर सितम अंग्रेजों से ज्यादा मोदी सरकार ने ढाए हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, जवाब दीजिए। आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप है कि आप तो अंग्रेजों से बढ़कर हैं। ये नाविका जी, कांग्रेस का इतना पतन हो सकता है ये हमने कभी सोचा नहीं था। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाना अमानवीय है
और भ्रष्टाचार को पकड़ना गांधी जी के उसूलों के विपरीत है। ये महात्मा गांधी जी को कम से कम बख्शिए भाई साहब, ये कभी न सरकार न संविधान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, न महात्मा जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और भ्रष्टाचारियों को पकड़ना और कानून का पालन इस देश में हो, इसके लिए पूरी तरह निर्णय करना, उसके लिए दृढ़ संकल्प दिखाना, नेतृत्व का परिचय देना, ये हमारी लोकतंत्र की असली उसूल है। आप कहीं उसको आतंकवाद से कभी जोड़ रहे हैं, कभी चोरी करने की पूरी फंडामेंटल राइट मांग रहे हैं आप अपने। ऐसा थोड़ी है। कोई भी भ्रष्टाचार करे या कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपों में गिरे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, कोई अधिकार नहीं है। कोई राजनीतिक दलों को कोई स्पेशल अधिकार नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। यही सवाल मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या कांग्रेस जल्दबाजी में, घबराहट में ये समझ बैठी है कि 5 तारीख के आंदोलन की वजह से आज सिक्योरिटी घर कांग्रेस ऑफिस पर और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के घर पर बढ़ाई गई, क्योंकि ये एक प्रेपरेशन थी कि वहां दफ्तर सील हो रहा है, यहां पर अगर कोई प्रदर्शन हो, कार्यकर्ता बाहर आए तो ऐसी कोई स्थिति ना बने। तो इसको भी राजनीति से जोड़ देना क्या जल्दबाजी नहीं है कांग्रेस पार्टी की? आप एक मिनट अजय वर्मा जी, एक मिनट अजय वर्मा जी, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी। देखिए, जीवेल साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली और मैं उनकी बात के साथ हूं कि भाई अगर कोई नेता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या उसको प्रिविलेज मिल जाएगा, उसके यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर पश्चिम बंगाल में हुई है तो सबने एक स्वर से बोला है हाँ बिल्कुल सही हुई थी। लेकिन सवाल तब उठता है जब कार्रवाई सिर्फ एक ही तरफ चलती है। ऐसा कैसे हो गया कि इतने 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर में अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर मैं छोटी सी बात कर लूं तो 4 दिन पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है 4 दिन पहले, देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं और 4 दिन बाद बारिश में उखड़ जाता है। तो उस भ्रष्टाचार की भी तो इसी तरह से ईडी की जानकारी होनी चाहिए, इसी तरह से उसमें भी छापेमारी होनी चाहिए थी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ तो भी होनी चाहिए थे। नीरव मोदी भागे, ललित मोदी भागे, यहाँ पे महल चौकसी गए, विजय माल्या गए, क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई इन पे हुई? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, होनी चाहिए थी, चूंकि नहीं हुई ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप थे, आज उनके ऊपर एक कार्रवाई नहीं हो रही है। येदियुरप्पा के ऊपर भी आरोप लगे थे लेकिन आपने ये कार्रवाई नहीं की। जब आप एक तरफ कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ नहीं करते, तो सवाल तब उठता है। अगर आप दोनों तरफ कार्रवाई कीजिए कोई सवाल नहीं उठेगा, सब कहेंगे हाँ बिल्कुल सरकार सही काम कर रही है। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आप लाई डिटेक्टर के घेरे में हैं और फैक्ट चेक हो रहा है रिसर्च डिपार्टमेंट से। आपने कहा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी पे कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हुई है। भाग गए नहीं, कहीं को आपने कहा कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट में हैं, उनकी प्रॉपर्टी तक भाग गए। कैसे भाग गए? सवाल ये आपके तथ्यों में गलती है, उनकी प्रॉपर्टी तक अटैच हो चुकी है। छोड़ के कैसे भाग गए? सवाल ये है। सवाल आपने ये नहीं उठाया, सवाल आपने कहा उन पर कोई एक्शन नहीं। चलिए अच्छा चलिए, आपने दूसरा सवाल उठाया कि गड्ढा हो गया बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे, उसमें ईडी का एक्शन क्यों नहीं हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ? एक मिनट मैं बोल लूं। मैं उसमें बताना चाहती हूँ, आपने ये जो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसके तहत ईडी काम करती है, इसको पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। अच्छा, आगे मैं बताऊंगा। हाँ तो अगर इसको पढ़ा होगा आपने तो जो ठेकेदार थे, जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, जिनकी देखरेख में हुआ, आखिर ये भ्रष्टाचार करने वाले कौन हैं, क्या वहां पे सिस्टम हो रहा है, इसके लिए तो आप छापे डालते तो आपको पता चल जाता लेन देन कहां है, यही तो आप गलत है, लेन देन कहां है, यही तो आप गलत है। क्योंकि पीएमएलए एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कुछ हुआ है ऐसा तो उसमें पहले एफआईआर होगी। एफआईआर होगी पुलिस द्वारा या एफआईआर होगी पुलिस द्वारा या सीबीआई द्वारा। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का जो स्टेज आता है उसमें ईडी घुसती है। तो ये कानूनी जानकारी होना थोड़ा जरूरी है। एफआईआर हुई, आप एफआईआर ही बता दी, छोड़िए मोटी बात कर लेते हैं। क्या एफआईआर हुई?
क्या उनके खिलाफ जो आप कर विवादित- दीजिए, अरे फिर आप कर अरे दीजिए, तो सरकार आप किस लिए? FIR अच्छा, सब कुछ आप समय करना है तो जाकर सरकार क्यों है भाई? आपको- सरकार क्यों है नाविका अगर जी? सरकार नहीं कर सरकार रही क्यों तो है? आप कर दीजिए मैंने हर चीज में FIR। सरकार अपने आप को बचने के लिए कोर्ट क्यों नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो सरकार क्या झुंझुना बजाने के लिए है? सरकार सिर्फ विपक्ष की पर कार्रवाई करने के और लिए? आप- कमाल की बात है सरकार और का। आप- माने सरकार बचा लेगी अपने पीपी किट घोटाला होगा, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी में घोटाला होगा, सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में हुआ ना, नहीं कार्रवाई करेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट में होगा, नहीं कार्रवाई करेगी। उसके लिए कहा जाएगा आप क्यों नहीं करते हो, कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? तो सरकार किस लिए है भाई? अवनीजेश अवस्थी जी, तर्क जो अनुराग भदौरिया जी ने दिया है, इसमें एक बात तो सही है, क्या ऐसा है कि बीजेपी में हर चीज पाक साफ है? ट्रांसफर घोटाले पर रेजिग्नेशन तक हो गए कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ये भी सही है। अवनीजेश जी, क्या बीजेपी को इस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है? नाविका जी कि ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष को काम करना चाहिए कि जो घोटाले हो रहे हैं उनके खिलाफ FIR जाके करनी चाहिए, ये हम क्यों करें, सरकार करे खुद। जब कांग्रेस सरकार के समय में जो भी घोटाले आए थे वो सारे घोटाले मीडिया ने उठाए या ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं ने उठाए, संसद में उठाए, मीडिया ने उठाए और तब सामने आए और तब सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। करिए ना आप लोग। मैं नाविका जी एक बात बड़ी साफ सी कहता हूँ, 2014 के बाद से लेके आज तक आप जब भी कोई डिबेट करती हैं, आप तमाम कांग्रेसी प्रवक्ताओं के एक से अनुराग जी देखिए प्लीज, तमाम कांग्रेसी प्रवक्ताओं के 2014 के बाद मैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, आप बीच में ना बोले ना, 60 सेकंड तो बोलने दें। जी, आप 60 सेकंड भी नहीं बोले। नहीं बोलिए, मैं आपको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी, आप बोलिए। नाविका जी 2014 से लेकर के आज तक आप देख लीजिए कांग्रेस प्रवक्ताओं के बार बार घोटाला किया तो FIR क्यों नहीं की जी, पकड़ा क्यों नहीं जी, जांच क्यों नहीं की जी, गिरफ्तार क्यों नहीं किया जी, कुछ नहीं निकला जी अब तक। जब पकड़ने जाते हैं तो ये प्रदर्शन करते हैं, तब कहते हैं हम पर बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। जब नहीं पकड़ते, और ईडी की कार्रवाई में जो भी नेशनल हेराल्ड पे हुई है, आप सब लोग जानते हैं कि सरकार ने तो एक तरीके से बंद ही कर दिया था केस। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा भैया दोबारा खोलो, तुमने क्या किया अब तक? ईडी से रिपोर्ट पूछी, ईडी को करना पड़ा, सरकार ने नहीं किया, ये कोर्ट के द्वारा करना पड़ा ईडी को। असलियत ये है, ये बात कोई जानता नहीं, ना कोई बता सकता है। नाविका जी एक बात बड़ी साफ सी है, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से नोट पकड़े गए, मैं पूछना चाहता हूँ या तमाम पंकज जी हो या अनुराग जी हो, अगर ये मान लीजिए मध्य प्रदेश या किसी और प्रदेश में पकड़े जाते हैं तो क्या ये मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते? क्या नहीं मांगते? क्या इतने नोट पकड़े जाते, उनका एक मंत्री इस तरीके से उसके घर पे पकड़े जाते, वो अंदर होता तो ये सीधे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। सवाल सही है, पर शायद आज तृणमूल कांग्रेस यहाँ जवाब देने के लिए नहीं है। लेकिन इस वक्त पंकज शर्मा जी के पास जाने से पहले मैं कुछ तथ्य पेश करना चाहती हूँ। आपने मुद्दा उठाया कि नीरव मोदी निकल गए, विजय माल्या निकल गए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि जुलाई 2022 यानी कि इसी साल जुलाई में ईडी ने नीरव मोदी की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया और उसे अटैच किया, और इस 250 करोड़ के साथ जो टोटल अटैच्ड प्रॉपर्टी है वो 2500 करोड़ से ऊपर है। विजय माल्या के केस में जून 2021 में ईडी ने सारे जो एसेट्स हैं विजय माल्या के, जिनकी वैल्यू है 9371 करोड़, ये बैंकों के पैसे को वापस लौटा दिया। अटैच करने के बाद बैंकों को 9500 करोड़ वापस किया गया। अनुराग भदौरिया जी, अब आपसे सवाल है, आप कितना लेके गए थे? ये पूछ लीजिएगा चिदम्बरम जी से, ये पूछ लीजिएगा चिदम्बरम जी से, जिन्होंने दिया था, जिनके समय में दिया गया था। लेकिन पंकज शर्मा जी, अच्छा, इसके मतलब नहीं, इसके मतलब आप ये जस्टिफाई कर रही हैं कि वो चले गए तो अच्छा है, पैसा तो आ गया, कतई नहीं, तो आप ये कहिए कि वो फुर हुए सरकार के, बिल्कुल फुर हुए, बिल्कुल फुर हुए, लेकिन नहीं, जस्टिफाई की बात नहीं है। मैंने सिर्फ, आपने कहा कार्रवाई नहीं हुई है, मैंने उसे करेक्ट कर दिया है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में हमारे यहाँ प्रथा है कि अगर आप गलत फैक्ट रखें तो उसे हम फैक्ट चेक करते हैं, कोई भी हो। और हमने कई बार ऐसे भी फैक्ट चेक किए हैं जो सत्ता पक्ष से भी आए हैं। लेकिन पंकज शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी
घबराकर पहले तो नहीं इल्जाम लगा दिया समय से पहले? क्या ये एक नीजक रिएक्शन था जिसमें कहा गया कि भाई हमारे साथ आतंकवादियों जैसा हो रहा है? मैं आपको बताना चाहती हूं कि ईडी के सोर्सेज से हमें ये बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफिसर जो हैं, जो करता धरता हैं यंग इंडियंस के, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा गया, ईमेल भी भेजी गई और कहा गया कि हमें रेड करनी है, आप आ जाइए, आपके प्रेजेंस में करेंगे, क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफिसर डिक्लेयर्ड हैं यंग इंडियन के सारी कार्रवाई में। लेकिन वो नहीं आए, कोऑपरेशन नहीं हुई। अब इसके बाद अगर यंग इंडियन का दफ्तर सील होता है तो मुझे बताइए, इस पर हंगामा होना चाहिए? इस पर यह कह देना चाहिए कि अरे भाई पुलिस फोर्स आ गई तो ये अब छापेमारी कांग्रेस के दफ्तर में हो रही है? मैं पूछ रही हूं। अब कांग्रेस घबरा गई या नहीं घबरा गई, इसका जवाब कांग्रेस देगी। आपके बाकी सवालों का भी जवाब कांग्रेस देगी। मैं तो आपको कबीर दास जी का एक दोहा सुनाता हूं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी अति किसी भी चीज की हो तो वो बुरी होती है। चिंता की बात दरअसल ये है कि देश में ये माहौल क्यों बन रहा है कि कार्रवाइयां एक तरफा हो रही हैं। कार्रवाई हो, अगर किसी ने कानून का कोई उल्लंघन किया है तो वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसका दफ्तर आप सील करना चाहते हैं, दफ्तर आप सील कर दें, आप जो करना चाहते हैं करें। लेकिन एक बात मुझे बताइए नाविका जी, क्या ये सही नहीं है कि आपको भी ये महसूस होता होगा, नरसिम्हा राव जी को भी ये महसूस होता होगा कि मुल्क में ये माहौल बन रहा है कि कार्रवाइयां एक तरफा हो रही हैं। जो लोग जाकर भारतीय जनता पार्टी की शरण ले लेते हैं वो तो पाक साफ हो जाते हैं, वो गंगा नहा लेते हैं, बाकी सबके खिलाफ कार्रवाइयां चलती रहती हैं। तो असली चिंता की बात यह है कि माहौल ये बने कि जो कुछ हो रहा है वो निष्पक्षता के साथ हो रहा है। वरना क्या है, आपने वो भी सुना होगा कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। सत्ताएं तो आती हैं, सत्ताएं जाती हैं, लेकिन हम किस तरह के बीज बो रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। ये प्रतिशोध की भावना, ये प्रतिशोध से होने वाली कार्रवाइयां अगले 10, 20, 30 साल आखिर देश को कहां ले जाएंगी? पंकज शर्मा जी सही सवाल उठाया और मैं इस सवाल का जवाब लूंगी सुभ्राष्टा जी से। सुभ्राष्टा जी, अति किसकी हो रही है, करप्शन की या अति हो रही है एक्शन की? क्योंकि बंगाल में नोटों के बंडल जो मिले, क्या ये करप्शन की अति थी कि इन पर एक्शन जो हुआ उसमें अति हो गई? अगर सवाल है यंग इंडियन का, जहां एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोन देने की बात है, 90 करोड़ का लोन दिया गया है और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टैक्स फ्री काम करती है, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रही है और उसके बाद वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना मालकाना हक दे देता है यंग इंडियंस को, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं उसमें। मैं पूछना चाहती हूं कि करप्शन में अति हो रही है या एक्शन में? क्योंकि इस बात पर तो ट्रायल कोर्ट ने भी कहा था कि प्राइमा फेसाई यहां एक 420 का केस है, और भी सेक्शंस बोले थे पर 420 का सेक्शन भी बोला था, कोर्ट ने कहा था। नाविका जी, आपको और दर्शकों को भी नमस्कार। मुझे लगता है ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है ये केवल भ्रष्टाचार का केस नहीं रहा। ये केस कभी भी भ्रष्टाचार का केवल नहीं रह सकता था, क्योंकि इसके शीर्ष पर जो दो लोग हैं जो आरोपी हैं, सोनिया और राहुल, जिनके आगे बहुत लोग, बहुत नेता सम्मान से जी लगाते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े अपने नामों को लेकर आज तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। क्यों नहीं की, ये सवाल ये दो आरोपी जो कल गुनहगार भी साबित हो सकते हैं, वो ये एक राजनीतिक प्रश्न अधिक है। मुझे लगता है कि ये एक जो एक प्रोफेशनल क्वेश्चन होता है उससे ज्यादा एक सार्वजनिक सवाल है, जिससे पता नहीं क्यों ये दो आरोपी भाग रहे हैं। मैं ये नहीं जानती। आपके जहां तक प्रश्न की बात है, इस केस को लेकर के मेरे ख्याल गहमा गहमी 2012 से शुरू हुई। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सरकार में अगले 2 वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2014 के बाद अगर हम प्रक्रियात्मक कार्यवाही के इतर भी देखें
तो चूंकि अब कांग्रेस विपक्ष में है, तो राजनीतिक रूप से आज तक कभी भी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण अगर किसी भी मीडिया हाउस के सामने आया हो या सार्वजनिक रूप से अगर कांग्रेस ने कभी बताया हो, तो आप बताइए अजय जी। आप बीच में आप जब बोल रहे थे, तमाम महानुभाव बोल रहे थे, मैं चुप थी, इसलिए प्रश्न सुनने का शील रखिए। देश के जो हालात हैं, आप आरोपी नहीं हैं, आरोपी सोनिया और राहुल हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, पूछा भी नहीं है थोड़ा केवल टिप्पणी दी। थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, मैं आप ही के पास सवाल लेके आ रही हूँ, क्योंकि दर्शकों के सवाल आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारे। मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। सुब्राष्टा जी बस अपना 30 सेकंड में खत्म कर लें वक्तव्य, तो मैं आपके पास आ रही हूँ जी। और नविका जी, मुझे लगता, मैं साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ और साहित्य से बहुत प्रेम है। मैं भी 4-5 कवित्त गढ़ सकती हूँ, लेकिन विश्लेषक होने के नाते मैं सिर्फ तथ्यों पर बात करना पसंद करूंगी। कविता का काम मैं अपने ब्लॉग पर करूंगी। जहां पर नेशनल हेराल्ड की जहां तक बात है, उस केस में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 2013 में जब सरकार गिरी, देश में एंटी करप्शन वेव था। किसी भी, अंग्रेजी में जो कहते हैं एनीबडी विथ एन आयोटा ऑफ इंटेग्रिटी, वो सामने आता और जनता के सवालों का जवाब मीडिया के प्रांगण में देता। राहुल और सोनिया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देते हैं, तो देश की जनता ने उन्हें बाहर निकाला था और वो आजीवन, मुझे लगता नहीं है कि जनता की अदालत में वो कभी भी निर्दोष पाए जाएंगे, क्योंकि ये केस सीधा सीधा पैसा खाने का केस है। 90 करोड़ रुपए एक आम जनता के लिए बहुत मायने रखते हैं। उन लोगों और सिर्फ 90 करोड़ रुपए की बात नहीं है, 2000 करोड़ की संपत्ति भी है, बिल्डिंगें भी हैं, जहां कमर्शियल दफ्तर चल रहे हैं, और वो तस्वीरें हमारे पास हैं, हम आपको दिखाएंगे। हमने कई बार आपको दिखाई हैं वो तस्वीरें। लेकिन अजय वर्मा जी, आपसे आज पब्लिक पूछ रही है। लखनऊ से अतुल कुमार का सवाल है, यंग इंडियन सील होने के बाद खड़गे जी और कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि बीजेपी डरा रही है। यहां कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। डरने डराने में भी इतनी कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस को? जवाब दीजिए। नाविका जी, देखिए, ना तो पैसे का कोई लेन देन हुआ, ना कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज हुई। और स्वर्गीय श्री अरुण जेटली साहब ने, आपको याद हो, कहा था कि ये केस चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बीजेपी केवल आने वाले गुजरात के और हिमाचल के चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस के नेता और अपोजिशन के नेताओं को किस तरह से धमकाती है, ये इनका एजेंडा सेट है। इनके आईटी सेल के लोग एक सीडी सुबह तय कर देते हैं और देश के हर चैनल के लिए भेज देते हैं कि, और उसके कुछ सहयोगी के रूप में पॉलिटिकल एनालिसिस लिख के कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो भी बैठ जाते हैं, विचारक, और वो बैठ के ये तय करते हैं कि भाई किस तरह से डिमोलाइज झूठ को बढ़ावा दिया जाए। अजय वर्मा जी, दर्शक के सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आप डरे हुए हैं या बीजेपी डरी हुई है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपको डराना चाहती है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। हम बिल्कुल नहीं डरे हुए। बीजेपी डराने की कोशिश लोकतंत्र में देश के आम आदमी को, देश के व्यापारी को, देश की महिलाओं को और अपोजिशन के लोगों को कर रही है। उन्हें बता दीजिए मेरे भाई को। अच्छा, मैं 10 सेकंड का समय हम नहीं डरे हुए। जी सुब्राष्टा जी, मुझे तो आज डर ये लग रहा है, इन्होंने महिलाओं की बात की। राजनीतिक विश्लेषक तो पंकज शर्मा जी, में तंज उन पे तो नहीं ही होगा। मैं एक महिला होने के नाते आज मैं ऐसे कांग्रेसी नेताओं से डर रही हूँ जो उनको महिलाओं के एक प्रोफेशनल महिला के करियर को बर्बाद करने में इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। एक मिनट, भोपाल से शिशिर का एक सवाल है जीवीएल नरसिम्हा राव जी के लिए। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, दर्शक आपसे पूछ रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर इतनी पुलिस बल लगी हुई है, क्या जल्दी गिरफ्तारी का इरादा है? जवाब दीजिए। पब्लिक पूछ रही है क्यों इतनी पुलिस लगाई? नाविका जी, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं। मैं ईडी में कोई मेरा कोई रोल है, तो इसलिए किस प्रकार की जांच चल रही है, जांच की एजेंसियां आगे क्या कदम उठाएगी, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं अपने दर्शक भाई को ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो नेता हैं, इनके इर्द गिर्द वैसे ही सैकड़ों पुलिस वाले होते हैं, तो आज घर के बाहर थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा हो सकता है उनके प्रोटेक्शन के लिए लगाया हो सकता है उनके घर के आसपास कोई
कोई हंगामा नहीं हो, कोई तोड़फोड़ नहीं हो, इसके लिए लगाया हो। तो इसलिए कोई जल्दबाजी करके किसी प्रकार का अटकलें नहीं लगाना चाहिए। ये जांच एजेंसियां सारा एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, तो उनके पास जो क्या जानकारी है, उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, ये हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इस चैनल पर मैं बहस सुनकर मैं एक तरह से आश्चर्यचकित हो रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देश किस तरफ, किस दिशा में जा रहा है? सही दिशा में जा रहा है भाई साहब। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होता है, 50 करोड़ या हजारों करोड़ की संपत्ति लूटने वालों के खिलाफ एक्शन हो जाता है। देश के आम नागरिक में 75वां, आज देश स्वतंत्र होकर के 75 साल हुए हैं। कम से कम देश के आजादी के 75 साल पहले इस देश में, गंगा जल से धुल गए हैं। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाया जा रहा है। तो मैं मानता हूं देश की जनता के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती है। सांसद हैं, लोकसभा को क्यों आप शर्मिंदा करने जा रहे हैं इस तरह के व्यवहार और इस तरह की बातों से? बीजेपी अपना पक्ष रखे, हाँ बताए कि हाँ हमने पुलिस लगाई है और अरेस्ट करने के लिए लगाई है, तो आप अरेस्ट कर लीजिए हमारे नेता राहुल गांधी को और सोनिया जी को और अरेस्ट करें तो दिक्कत, ना अरेस्ट करें तो दिक्कत। पंकज शर्मा जी, एक और सवाल है और इस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। राजस्थान से शिशुपाल का सवाल है, विजय माल्या और नीरव मोदी भाग गए, इस पर हल्ला हो रहा है। ये नहीं याद है कि क्या ये जब किसकी सरकार में इतने सारे लोन पा रहे थे, क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? बिल्कुल वाजिब सवाल है। सारे वाजिब सवालों के जवाब मिलने चाहिए। इस वाजिब सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए कि किसानों के साथ इस सरकार ने क्या सलूक किया। इस वाजिब सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए कि मजदूरों के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट तक जाकर खत्म करवाया और उसे लेबर रिफॉर्म क्यों कहा गया। इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए कि आदिवासी उजड़ रहे हैं और हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देके टोकनिज्म कर रहे हैं। इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए नाविका जी कि पत्रकारिता इतनी बदशक्ल क्यों हो गई है। सवाल इस बात का इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए कि लोकतंत्र के नायक आजकल हम और आप जनता क्यों नहीं बना रही है और उन्हें गढ़ने का काम इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां और विज्ञापन एजेंसियां क्यों कर रही है। सवाल ये भी है कि जब वैभव के टापू बन रहे हैं तो उसका जवाब क्या है। और ऐसे माहौल में आप चाहते हैं कि हम नाचें गाएं, ये तो नहीं हो सकता। तो नहीं, नाचने गाने के लिए तो मैं किसी को नहीं कह रही, लेकिन मैं इस पर भी सवाल पूछना चाहती हूं। मैंने अभी जिक्र किया था, ये यंग इंडियंस ने जब एजेएल की बिल्डिंग जब एजेएल को खरीद लिया तो ये एजेएल हाउस है और ऐसी तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कई शहरों में है, कई जगहों पर है। और ये बिल्डिंग का मालिकाना हक भी क्या एजेएल से यंग इंडियन में गया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास गया? क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए अवनीजेश अवस्थी जी? नाविका जी, पहली बात तो यह कि आपका कार्यक्रम है सवाल पब्लिक का। मैं सिर्फ आपसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि सवाल जो पब्लिक पूछती है, क्या उस जो सवाल आपने पंकज शर्मा जी के सामने रखा, क्या उसका जवाब मिल गया? मजदूर, किसान, आदिवासी, इन सब के सामने, इस सब के बारे में तो बात कर गए, पत्रकारिता तक के बारे में बात कर गए, लेकिन वो सवाल जो था उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि पहले कितना एनपीए था, अब कितना एनपीए है। वो सवाल विजय माल्या को किसकी चिट्ठियों पर लोन मिल रहा था, डूबती हुई कंपनी पर भी, डूबती हुई कंपनी को भी लोन मिल रहा था। इस सरकार मेरे टैक्स पेयर के पैसे को, मेरे टैक्स पेयर के पैसे को क्यों लोन दिया जा रहा था? तो भाई मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। पंकज जी, आप भी तो बोल रहे थे ना, तब मैं नहीं बोला था ना। आपकी पूरी बात सुनी है ना, सारी आदिवासी मजदूरों की बात सुन ली है ना। अब आदिवासी राष्ट्रपति बनी है तो इससे आपको दिक्कत है। मुझे मालूम है आपको दिक्कत है। मुझे मालूम है कि इस सरकार ने आकर के एक निहायत ऐसी जनजाति जो आम आदमी है, उनको पद्म सम्मान मिल रहे हैं, वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच रहे हैं। आपको दिक्कत है, मुझे मालूम है इस बात से। लेकिन आज अजय वर्मा जी की एक बात से मैं सहमत हूं। अजय वर्मा जी, आपकी बात से सहमत हूं, आप खुश हो जाइए। यह सच है कि अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने किसी कांग्रेसी नेता के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं किया। वो तो क्रांतिकारी फांसी पे चढ़े, शहीद आजम भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, राम प्रसाद बिस्मिल हुए, रासबिहारी घोष हुए, शफाक अल्लाह खां हुए, ये सब राम प्रसाद बिस्मिल हुए, ये इन सब तो फांसी पे चढ़े। कांग्रेस पर तो अंग्रेजों ने कुछ किया ही नहीं।
वो कागज पेंसिल देते थे। उस समय अगर जेके बॉन्ड का पेपर होता होगा तो वो पेपर मिलता था, उस पर वो पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखते थे, पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखते थे बड़े आराम से। कोई काला पानी की जेल नहीं गया, कोई काला पानी की जेल नहीं गया। ये सच है। ये तो बात सच है कि इस समय लगता होगा, लेकिन बात बड़ी साफ सी है। 2014 इस सवाल का जवाब आपके आर्काइव्स में होगा नाविका जी। आप जितने कांग्रेसी प्रवक्ताओं के निकाल लेंगे कार्रवाई क्यों नहीं करती, बड़ा सवाल है। आरोप लगाए जी, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, एफआईआर क्यों नहीं हुई, जांच क्यों नहीं हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल है, और ये बड़ा सवाल अनुराग भदौरिया जी, मैं राजनीति से ऊपर उठकर इस सवाल पर चर्चा चाहती हूं। क्या इस वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो रिश्ते हैं वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब सीधी बातचीत होना नामुमकिन सा हो गया है? क्या इसकी पहल करनी चाहिए सत्ता पक्ष को या विपक्ष को? क्योंकि एक तरह से पॉइंट स्कोरिंग की राजनीति चल रही है। आप मुझे बताइए, अगर पहाड़ों में कैश मिले, किलो किलो सोना मिले और इतने सारे घर और इतने सारे एसेट्स मिले, तो क्या इस पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए? किसने मना किया नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो एजेएल जो एक पत्रकार नहीं पत्रकारों का संगठन था जो नेशनल हेरल्ड चलाता था, जब वो बंद हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अगर इस तरह का कोई काम हुआ है तो क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? तो सवाल है ना, सवाल तो यही है कि इन्वेस्टिगेशन तो सब तरफ होना चाहिए ना, तो फिर सिलेक्टिव क्यों? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष में क्या आपस में सुलह या कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके यहां अगर कोई बात हो जाए तो आप 10 लोगों को बुलाएंगे, 10 लोगों में से 9 जो बात कहेंगे वो सच होगा कि एक आदमी बात कहेगा वो सच होगा? आप बताइए किसकी बात मानेंगे? 9 की मानेंगे कि 1 की मानेंगे? आप बता दीजिए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, एक मान लो बात कोई हुई है, 9 लोग अगर एक बात कह रहे हैं, एक बात अगर नहीं कह रहा है तो आप 9 की बात मानेंगी ना? जरूरी तो नहीं है, जरूरी क्या बात कर रहे हैं आप? जरूरी नहीं अब तो आप मानना नहीं चाहते, अब आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसलिए आप ये आपकी मजबूरी हो सकती है। मेरी कोई क्यों नहीं आप 9 की बात नहीं मानेंगे? मैंने 1 की बात मान लेंगे, 9 की नहीं मानेंगे आप? नहीं, मैं 9 की नहीं मैं मानेंगे? किसी की बात मानने, अरे 9 की, मैं किसी अरे की 9 लोग अगर एक बात कह रहे हैं तो वही सच होगा ना? मुझे सरकार नहीं चलानी, मुझे पार्लियामेंट नहीं चलाना, देश में मैं सच के साथ हूँ। अच्छा, मैं सच के साथ, अब पूरा देश में मैं सारे दल ये कह रहे हैं, सही के साथ हूँ, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने आज पशु तस्करी के मामले में 13 जगह छापेमारी की है। छापे में सीबीआई को करीब 17 लाख रुपए कैश मिला है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 10 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और साथ में कुछ हार्ड डिस्क है और कुछ लॉकरों की चाबियां भी मिली हैं। तो 13 जगह पर और सीबीआई के छापे। मैं जीवीएल नरसिम्हा राव जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये अति का शब्द इस्तेमाल हुआ था और पंकज शर्मा जी ने कबीर का दोहा सुनाया था। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये अति है? कल 16 जगह, आज 13 जगह, और एक इससे भी गहरा सवाल राजनीति में, क्या इस तरह के भी दिन आएंगे कि बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से ऐसे बात करेंगे जैसे चीन और ताइवान? नाविका जी, देखिए, किसी आज भी पार्लियामेंट चला है। मैं आज सदन अटेंड करके आया हूं और एक आम सहमति से हमने एक नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास किया है और कल लगातार 7 घंटे तक 6 घंटे तक बहस चली प्राइस राइज के ऊपर। तो ये कोई सरकार के साथ कोऑपरेशन की बात नहीं है। जो लोग चुनकर आए हैं, जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। ये सदन को नहीं चलाने देंगे तो लोग सदन में चर्चा करवाइए ना।
असली देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई बेरोजगारी की। आप 10-15 चर्चा खत्म। देश में इतनी बड़ी महंगाई, इतना बड़ा मुद्दा, वैसे आजादी के 75 साल के बाद, अरे भाई आप आजादी के 75 साल अरे 12 दिन विपक्ष ने जाया कर दिए, वो किस खाते में जाएंगे? लेकिन अजय वर्मा जी के लिए एक सवाल, कहां बीजेपी की चक्कर पड़े? आप बताइए कि महंगाई की चर्चा लगातार होनी चाहिए पार्लियामेंट में और डिबेट में भी होनी चाहिए। भाई देखिए, नफरत में चर्चा तो सालों साल चलती है और महंगाई में एक दिन हो गई ना, एक दिन हो गई ना, मैंने एक दिन में खत्म महंगाई। कमाल की बात है भैया। अनुराग भदौरिया जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, महंगाई पे चर्चा, महंगाई हर उस इंसान के लिए है जो आम आदमी है, और जो पॉलिटिकल पार्टी में है, राजनीतिक दल में है, वो इस पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। क्योंकि जीएसटी काउंसिल में बैठकर वही लोग हामी भरते हैं जीएसटी बढ़ाने के लिए। लेकिन अजय वर्मा जी पार्लियामेंट में आके बोल दे कि जीएसटी काउंसिल में जो फैसला हुआ था मैं नहीं मानूंगी, मैं जनता के साथ खड़ी हूं, मैं जीएसटी वापस जीएसटी काउंसिल नहीं मानेंगे जीएसटी की बात, जनता के लिए बोले ना। मैं एक बात बोल दूं कि जीएसटी काउंसिल में जितने मुख्यमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, दूसरे राजनीतिक, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अजय वर्मा जी इंदौर से किसी भी अपोजिशन लीडर की बात नहीं मानूंगी, मैं जीएसटी वापस ले रही हूं। अनुराग जी, इंदौर से पुष्कर जोशी का सवाल है, अजय वर्मा जी जरूर सुनिएगा। कह रहे हैं कि अगर नेशनल हेराल्ड से राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक भी पैसा नहीं ले सकते तो 76% शेयर अपने पास रखे क्यों हैं? इतना सरदर्द मोला क्यों हुआ है? नाविका जी, ना कोई प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ, फिर मैं बता रहा हूँ, ना कोई खरीद फरोख्त हुई, ना कोई तो अपने नाम पे क्यों रखी है? दान कर दे, दान कर दे मेरे भाई। फर्म नहीं है कि 4000 का कोयला 27,000 में बेच रहे हैं और देश की जनता को दिख रहा है। अगर एक पैसा भी नहीं ले रहे तो सुब्राष्ट्र जी, जब 2G की सुब्राष्ट्र जी, ये कंपनी अपने नाम पर रखकर 76% शेयर लेकर इतना सरदर्द क्यों मोला हुआ है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने? क्या ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन नहीं है? नहीं है तो क्या है? यही सवाल अगर मैं पूछती हूँ नविका जी, आपसे मैं सुन चुकी अजय वर्मा जी। सुब्राष्ट्र जी बोल रही हैं, बाकी सबके फेडर डाउन। सुब्राष्ट्र जी। नविका जी, यही सवाल मैं पूछती हूँ तो मेरे प्रोफेशनल करियर तक पर सवाल उठ जाता है, एज इफ मुझे धमकी दी जा रही हो कि हम आएंगे तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। भाई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी सी चीज होती है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोग 2014 से लेकर के अब तक मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं, खुद कर दीजिए ना एक बार। कहिए कि सोनिया और राहुल में हिम्मत है अगर, और अगर वो करप्शन फ्री हैं, और अगर वो करप्ट बिल्कुल भी नहीं है तो बैठ जाएं और जनता के सवाल ले ले, मीडिया के सवाल ले ले, बात खत्म। जो कंपनी 50 लाख रुपए से शुरू हुई और आज 300 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पर हथियार, मतलब बेसिकली हथियार के बैठी हुई है, उस कंपनी पे ये सवाल उठेंगे। रोहिंग्या को लेकर के इतना बड़ा मूवमेंट किया आपने, किसानों को लेकर इतना बड़ा मूवमेंट किया, अरे एक एनजीओ खोल देते, उसी एनजीओ में सारी पंकज शर्मा जी, सारी एसेट्स दान कर पंकज शर्मा जी, 76% शेयर होल्डिंग लेकर अगर वहां कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्यों इतना बड़ा सरदर्द मोल लिया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने? किसी भी कंपनी को बनाने के कुछ नियम होते हैं। सेक्शन 25 कंपनी कोई बिना डायरेक्टर्स के तो बन नहीं सकती, डायरेक्टर्स होंगे तो उनकी शेयर होल्डिंग भी होगी, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सेक्शन 25 कंपनी में आप कोई प्रॉफिट नहीं ले सकते, ये भी आप जानते हैं। जो भी उसके डायरेक्टर्स हैं, जो भी उसके शेयर धारक हैं, वो उसमें से कुछ नहीं ले सकते, ना उनको वेतन मिल सकता, ना उनको उसमें से डिविडेंड मिल सकता। तो अब क्या बिना डायरेक्टर के कंपनी बन जाएगी? कोई तो बनेगा ना, उसका कोई तो बनेगा उसका, फिर कोई बनेगा तो उसके नाम पर सारी बिल्डिंगें 2000 करोड़ का एसेट भी चला जाएगा। जीवीएल नरसिम्हा राव जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, चूंकि नाविका जी आपने कहा था ना कि दान कर देते, दान कर देते, जनता को गुमराह न करें। उसकी आज जो कीमत है, जो दान कर दिया था, उसमें पता नहीं कंपनी में सुन लीजिए थोड़ा। पंकज जी, आपको जानकारी नहीं है, पंकज जी, जीवीएल नरसिम्हा राव का तर्क गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, आप यदि एक बात हो सकती है आपको जानकारी नहीं है या आप गुमराह कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, डायरेक्टर होकर के आप बिना शेयर होल्डिंग के डायरेक्टर बन सकते हैं। आप दोनों डायरेक्टर बनकर भी सारे शेयर होल्डिंग बाकी सबको, आम जनता को बांट सकते थे, आम कांग्रेसी को दे सकते थे, आप जैसे समर्थक को दे सकते थे। नहीं किया है। 76% यानी प्राइवेट कंपनी में पूरी राइट्स होते हैं, हर तरह का निर्णय करने का अधिकार होता है। जीरो शेयर होल्डिंग वो डायरेक्टर बनकर बिना शेयर होल्डिंग का भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। जीरो शेयर से डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन पब्लिक पूछ रही है, जीवीएल नरसिम्हा राव, अमरोहा से दीपांकर गौतम का सवाल है, विपक्ष पर हो रही ईडी की कार्रवाई से तो आम जनता को यही लग रहा है कि ये बदले की भावना के तहत किया जा रहा है। जीवीएल जी जवाब दीजिए। नाविका जी, क्या बदला लेंगे कांग्रेस पार्टी से? जनता पूरी तरह बदला ले चुकी है। हमारे जो दर्शक जो उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने बदला लिया है कांग्रेस पार्टी से। एक विधानसभा नहीं जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। लोकसभा में लगातार अपने मुख्य विपक्षी दल होने की अपनी संख्या नहीं जीत सकती है। राहुल गांधी खुद अमेठी से हार गए हैं, अगली बार सोनिया जी भी रायबरेली से हारना तय है। ऐसे पार्टी से कौन सा बदला लेना है? यह बदले की भावना नहीं है। देश में केवल स्वच्छता नहीं, देश में आर्थिक स्वच्छता लाना है, देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, देश के राजनीति में एक नया परिवर्तन लाना है। ये हमारे संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है। हमने हर तरफ की बात सुनी और अब इस पूरे मुद्दे पर मैं दर्शकों आपसे अपना नजरिया साझा करना चाहती हूं। ईडी सीबीआई के एक्शन पर कई दिनों से हमारे यहां बहस चल रही है और इस मुद्दे पर मेरा नजरिया आज भी वही है जो पहले था। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो कोर्ट जाएं, सबूत रखें। कोर्ट तो सबूत देखेगा ना। कोई तो बात होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए को हटाने का या कमजोर करने से मना कर दिया है। मेरा नजरिया यह भी है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी ट्रायल कोर्ट से पा चुकी है ऐसा वर्डिक्ट कि प्राइमा फेसी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को बंद करने से मना कर दिया है। आतंकवाद जैसा व्यवहार करने वाले शब्द बोलने से कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए। कानून की अदालत के बाद भी लोकतंत्र में एक अदालत होती है, जनता की अदालत। अगर आप पाक साफ हैं तो जनता की अदालत आपको जरूर बरी कर देगी। लेकिन इस तरह से हर वक्त एक इशू को, इन्वेस्टिगेशन और करप्शन के इशू को मुद्दा बना लेना, ये कहां तक सही है? ये जनता का सवाल है। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रही है न्यूज की पाठशाला सुशांत सिन्हा के साथ।